सोचिए एक ऐसी दवा के बारे में जिसका नाम ही हड्डियां बुनने वाला, आई मीन निट बोन। राइट, निट बोन। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सदियों से ना लड़ाई के मैदानों में या पुराने वैद्यों के पास एक ऐसी जड़ होती थी जिसे वो एक जादुई सुपर ग्लू की तरह यूज करते थे। हाँ, जब किसी की हड्डी बुरी तरह टूट जाती थी तो इस प्लांट की जड़ का लेप लगाया जाता था। एग्जैक्टली और हड्डियां आपस में वापस जुड़ने लगती थीं। तो आज हम होम्योपैथी और मॉडर्न साइंस के लेंस से इस एंशिएंट सुपर ग्लू को देखेंगे। इसका टेक्निकल नाम है सिम्फिटुम ऑफिशिनेले। सही कहा। और आप जानती हैं, ये सिर्फ एक पुरानी हर्ब नहीं है। ये होम्योपैथी बिगिनर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक फाउंडेशनल रेमेडी है। मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो हर स्टूडेंट के टिप्स पर होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम इसके मैकेनिज्म को समझें। अगर स्ट्रिक्टली एनाटॉमी की बात करें तो इस दवा का प्राइमरी एक्शन बोन्स, लिगामेंट्स यानी सिन्यू, टेंडन्स और जॉइंट्स पर होता है। पर इस पूरी लिस्ट में एक हिस्सा सबसे जरूरी है। पेरियोस्टियम। हाँ, पेरियोस्टियम। यही वो चाबी है जिससे सिम्फिटम का पूरा एक्शन समझ में आता है। देखिए, पेरियोस्टियम के बारे में हमने एनाटॉमी में पढ़ा तो है, लेकिन इसका रियल लाइफ फंक्शन क्या है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि जनरली जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो सारा ध्यान उस कैल्शियम के सफेद स्ट्रक्चर पर होता है जो टूट गया है। राइट, लोग सिर्फ हड्डी देखते हैं। पर अब असल में हड्डी के ऊपर एक बहुत ही पतली पर बेहद सेंसिटिव आउटर कवरिंग होती है। उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। सही कहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैल्शियम का अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इतना सेंसिटिव नहीं होता। जो सिवियर दर्द का एहसास होता है ना, वो स्ट्रक्चर से नहीं आता। ओह, मतलब दर्द हड्डी से नहीं आ रहा। नहीं, वो उस पेरियोस्टियम से आता है जो हड्डी को एक लिफाफे की तरह कवर करता है। उसमें नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स का एक बहुत घना नेटवर्क होता है। राइट। तो जब एक फ्रैक्चर होता है तो सिर्फ कैल्शियम का पिलर नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ वो पेरियोस्टियम भी बुरी तरह फट जाता है, टियर हो जाता है। एग्जैक्टली। फ्रैक्चर के वक्त जो असहनीय पीड़ा होती है वो इस पेरियोस्टियम के फटने की वजह से होती है। और सिम्पिटम का मेन एक्शन इसी पेरियोस्टियम पर होता है। ये वहां पर टॉन्ट टिश्यूज को और नर्व्स को शांत करता है। अगर इसको थोड़ा और सिंपल करें, एक एनालॉजी से सोचते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का एक बड़ा पिलर टूट गया है, अब उसको वापस खड़ा करने के लिए सिर्फ नई ईंटें रख देना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वहां एक स्कैफोल्डिंग यानी एक पूरा ढांचा बनाना पड़ता है। हाँ, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीमेंट चाहिए होता है जो सब कुछ होल्ड कर सके, ताकि बॉडी के नेचुरल वर्कर्स वापस कंस्ट्रक्शन कर सके। सिम्फ्यूटम यहाँ वही सेल्यूलर स्कैफोल्डिंग और सुपर ग्लू प्रोवाइड करता है। ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है। और इस सुपर ग्लू के पीछे ना एक ठोस केमिकल रीजन है। सोर्स टेक्स्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सिम्फ्यूटम की जड़ में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पाया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड वो एक्टिव कंपाउंड है जो सेल्यूलर लेवल पर जाकर हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। ये सिर्फ पेन किलर नहीं है, ये फिजिकल रिपेयर करता है। इसी वजह से इसका सबसे बड़ा क्लिनिकल यूज नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स में होता है। नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स। ये तो ऑर्थोडॉक्स ट्रीटमेंट्स में एक नाइटमेयर जैसा होता है ना, जहां महीनों गुजर जाने के बाद भी गैप रह जाता है और हड्डी जुड़ने का नाम नहीं लेती। सही कहा। ऐसी स्टबर्न सिचुएशंस में जहां बॉडी ने नेचुरल हीलिंग बंद कर दी है, वहां सिम्फाइटम का क्रिस्टलाइन सॉलिड एक स्पार्क की तरह काम करता है। एक ट्रिगर की तरह। बिल्कुल। ये उस रुकी हुई सेल्यूलर एक्टिविटी को वापस जगाता है और बोन मैटर को वापस बनने पर मजबूर करता है। पर इसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और बहुत पेनफुल स्थिति होती है। एम्प्यूटेशन के बाद का इरिटेबल स्टंप। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अजीब और कॉम्प्लेक्स है। अगर बॉडी का कोई हिस्सा फिजिकली काट कर अलग ही कर दिया गया है, फिर भी जो स्टंप यानी बचा हुआ हिस्सा है, वहां एक लगातार इरिटेशन और दर्द रहता है। क्योंकि एनाटॉमी को वायलेंटली ऑल्टर किया गया है। नर्व्स और सबसे जरूरी वो पेरियोस्टियम एब्रप्टली कट हो गए हैं। तो बॉडी उस अचानक हुए लॉस को प्रोसेस नहीं कर पाती। वहां एक ट्रॉमा मेमोरी बन जाती है। नर्व्स स्कार टिश्यू के बीच में उलझ जाती हैं और पेरियोस्टियम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाता है। सिम्फाइटम इस इरिटेबल बोन को शांत करने के लिए एक एक्सेप्शनल मेडिसिन है। वाह। और आई थिंक किसी डीप वूंड में भी जो सीधा हड्डी या पेरियोस्टियम तक पेनिट्रेट करे, वहां भी ये टिश्यू रिपेयर में काम आती है। हाँ, इसका एक्शन बहुत डीप होता है। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। ओके। अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, प्लास्टर लग गया,
6 हफ्ते बाद जब प्लास्टर हटा तो एक्सरे में दिख रहा है कि हड्डी बिल्कुल ठीक से जुड़ चुकी है। ओके। तो इस स्टेज पर आकर सिम्फाइटम का रोल खत्म हो जाता है ना। अगर स्ट्रक्चर जुड़ गया तो इस दवा की और क्या जरूरत? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही होम्योपैथी की बारीकी दिखती है। देखिए, एक्सरे जो दिखाता है वो सिर्फ एक मैकेनिकल यूनियन है, राइट। लेकिन हीलिंग सिर्फ मैकेनिकल नहीं होती, वो सेंसरी भी होती है। हड्डी जुड़ने के बाद भी जो पेरियोस्टियम फटा था वो इतनी इजीली हील नहीं होता। ऐसे केसेस में एक अजीब सा प्रिकिंग पेन यानी तीखी चुभन लंबा समय तक बनी रहती है। ओ, जिसे सोर्स नोट्स में इरिटेबल बोन एट द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर कहा गया है। बिल्कुल, स्ट्रक्चर जुड़ गया है पर उस पॉइंट पर एक सोरनेस, एक दुखान रह जाती है। हल्का सा टच करने पर या ठंडी हवा लगने पर वो पुराना दर्द वापस आ जाता है। सिम्फाइटम उस रेजिजुअल प्रिकिंग पेन को ठीक करता है। समझ गए। और इसके साथ न्यूराल्जिया ऑफ नी भी एक मेजर इंडिकेशन है। घुटने का कॉम्प्लेक्स जॉइंट जहां हड्डियां और टेंडन्स मिलते हैं, वहां की सीवियर नर्व पेन में भी ये बेहद इफेक्टिव है। ओके, तो यहाँ से डिस्कशन एक बहुत हैरान करने वाला रुख लेती है। अब तक हम हार्ट स्ट्रक्चर्स, कैल्शियम, फ्रैक्चर्स की बात कर रहे थे, पर अचानक से सोर्स टेक्स्ट में बॉडी के सबसे डेलिकेट हिस्से का जिक्र आता है, यानी आंखें। हाँ, आंखों की ट्रॉमेटिक इंजरीज, ये इस दवा का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लेकिन क्लासिक डायमेंशन है। मैं नोट्स पढ़ रही थी तो उसमें एक लाइन बहुत जोर देकर लिखी गई थी कि ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ द आईज के लिए नो रेमेडी इक्वल्स दिस, मतलब इसके बराबर कोई दवा है ही नहीं। ऐसी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना मेडिकल लिटरेचर में एक बहुत बड़ा दावा है, पर इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है, पेन इन आई आफ्टर अ ब्लो ऑफ एन ऑब्ट्यूज बॉडी। ऑब्ट्यूज बॉडी यानी कोई बिना धार वाली भारी चीज? हाँ, अगर रियल लाइफ में सोचे तो जैसे क्रिकेट खेलते वक्त बॉल का सीधे आंख पर आकर लग जाना, या फिर अंधेरे में चलते हुए दरवाजे के हैंडल से आंख का टकरा जाना। राइट। इन दोनों एग्जाम्पल्स में ना एक चीज कॉमन है, यहाँ स्किन कट नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, सिर्फ एक ब्लंट फोर्स ट्रॉमा होता है। पर सिम्फिटम तो हड्डी की दवा है, वो आंख पे क्यों काम कर रही है? यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आंख हवा में नहीं तैर रही ना, वो एक बोनी सॉकेट के अंदर बैठी है जिसे ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। जब क्रिकेट बॉल आंख पर टकराती है तो वो एक इंटेंस शॉकवेव पैदा करती है। और वो शॉकवेव ऑर्बिटल बोन्स के पेरियोस्टियम को हिट करती है। एग्जैक्टली। चोट लगने का सरफेस भले आंख हो, पर असल ट्रॉमा आंख के पीछे की हड्डियों के पेरियोस्टियम ने झेला है। यही वजह है कि ये हड्डी जोड़ने वाली दवा आंखों पर असर करती है। ओह वाओ, ये कनेक्शन सच में प्रोफाउंड है, क्योंकि ऐसे ट्रॉमा में दर्द सिर्फ आंख में नहीं रहता, वो पूरे स्कल में फैल जाता है। ये गए हैं, जैसे सर का दर्द जो अपनी जगह बदलता रहता है। चेंजिंग प्लेसेस वाला दर्द। हाँ, कभी ऑसिपिट यानी सर के पिछले हिस्से में, कभी टॉप पर या फोरहेड पर। ये सब उस पेरियोस्टियल शॉकवेव का ही नतीजा है। और सिर्फ सर नहीं, इसका असर फेशियल बोन्स पर भी पड़ता है ना। नोट्स में नोज की बोन से नीचे आने वाले पेन का जिक्र था, और लोअर जॉ यानी इंफीरियर मैक्सिलरी बोन में हार्ड रेड स्वेलिंग होना। बिल्कुल, ब्लंट ट्रॉमा से जहां जहां पेरियोस्टियम डिस्टर्ब हुआ है वहां सिम्फाइटम जरूरी हो जाती है। पर देखिए, यहाँ आकर ना मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। बोलिए। अब तक लॉजिक बिल्कुल सेट था, क्रिस्टलिन सॉलिड है, पेरियोस्टियम रिपेयर कर रहा है, कैल्शियम बोन्स ठीक कर रहा है, पर अचानक से इंटरनल एक्शंस का एक सेक्शन आता है जहां लिखा है कि सिम्फिटम को गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स के लिए यूज करते हैं। ये बायोलॉजिकली काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? सुनने में तो लगता है ना? हड्डी एक हार्ड ड्राई स्ट्रक्चर है और स्टमक अल्सर एक नरम, वेट और एसिड से भरा वुंड। एक केमिकल इन दोनों एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सेम काम कैसे करेगा? ये कंप्लीटली माइंड बेंडिंग है, लेकिन इसका जवाब उसी क्रिस्टलिन सॉलिड के केमिकल नेचर में छुपा है। उस कंपाउंड का मेन काम क्या है? सेल प्रोलिफरेशन, यानी वो कोशिकाओं की ग्रोथ को फास्ट फॉरवर्ड करता है। राइट। सोर्स कहता है कि ये स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम ऑन अल्सरेटेड सर्फेसेस। एपिथेलियम वो लेयर है जो स्टमक जैसे ऑर्गन्स को अंदर से लाइन करती है। तो जब एसिड की वजह से स्टमक में डीप अल्सर बन जाता है, तब वहां एपिथेलियम लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल। अब उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्राई बोन के पास है या वेट स्टमक लाइनिंग में। जब सिम्फिटम इंटरनली दिया जाता है तो वो स्टमक में नए एपिथेलियम सेल्स तेजी से बनाता है और अल्सर जल्दी ही होने लगते हैं। दिमाग हिला देने वाली डिटेल है ये, सच में। एक मैकेनिज्म पर एप्लीकेशंस कितने वास्ट हैं। एक और एक्सट्रीम कंडीशन थी ना, पीजोस एब्सिस। हाँ,
ये स्पाइन या पेल्विस के एरिया में एक बहुत डीप और डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन होता है जिसमें पस बन जाता है। तो वहां भी ये सेम रीजनरेटिव प्रॉपर्टी काम आती होगी? एग्जैक्टली। पीजोस एब्सेस आमतौर पर डीप बोन ट्रॉमा या इन्फेक्शन से जुड़ा होता है। वहां टिश्यूज बुरी तरह बर्बाद होते हैं तो उन्हें वापस बुनने के लिए सिम्फेटम चाहिए होता है। इसके अलावा इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। विलियम बोरेक के नोट्स में टिंक्चर फॉर्म पर बहुत जोर दिया गया है। बोरेक क्लियरली बताते हैं कि इंटरनल यूज तो ड्रॉप्स में करते हैं, पर एक्सटर्नल ड्रेसिंग भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे जो सोर्स या पुराने अल्सरेटेड वुंड्स भरते नहीं हैं, वहां टिंक्चर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। और प्योराइटिस यानी इचिंग के लिए भी, यानी सिवियर इचिंग और इरिटेशन के लिए एज अ ड्रेसिंग इसका यूज मेंशन्ड है। क्योंकि ये डैमेज्ड एपिथेलियम को तुरंत शांत करता है। सही। अगर हम इन सारी डिटेल्स को एक बिगिनर या मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सम अप करें तो एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। कंपैरिजंस अक्सर काम आती हैं। इस दवा को सोर्स टेक्स्ट में आर्निका और केल्केरिया फॉस के आसपास रखा गया है। हाँ, आर्निका होम्योपैथी में ट्रॉमा की यूनिवर्सली पहली दवा मानी जाती है। चोट लगने पर सबसे पहला ख्याल आर्निका का आता है। लेकिन आर्निका का एक्शन सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स और ब्लड वेसल्स तक सीमित रहता है ना। एग्जैक्टली। जब सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग पूरी हो जाए और पता चले कि दर्द असल में हड्डी और पेरियोस्टियम से आ रहा है, तब आर्निका का काम खत्म और सिम्फेटम का शुरू। और कैल्केरिया फॉस बेसिकली कैल्शियम न्यूट्रिशन और बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, लेकिन जहां मैकेनिकल यूनियन चाहिए, जहां गैप भरना है और रुकी हुई हीलिंग ट्रिगर करनी है, वहां सिम्फेटम का कोई मैच नहीं है। एकदम सही। तो रिवीजन के 4 मेन पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहला, निट बोन नाम इसीलिए है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड पेरियोस्टियम पर एक्ट करके रुकी हुई बोन ग्रोथ चालू करता है। दूसरा पॉइंट, हड्डी जुड़ने के बाद भी रह जाने वाली प्रिकिंग, सोनेस या इरिटेबल बोन की ये परफेक्ट दवा है। तीसरा, ट्रॉमेटिक आई इंजरीज फ्रॉम अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, जहां सोर्स कहता है कि नो रेमेडी इक्वल्स दिस, और इस दर्द का सर में शिफ्टिंग पैटर्न। और आखिरी सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स, जहां वही रूट एपिथेलियल सेल्स को ग्रो करवाती है, साथ ही प्रोसेस, एब्सिसॉस और इरिटेबल स्टमक को भी कवर करती है। इन सबको जोड़कर देखा जाए तो सिम्फेटम एक टिश्यू रिपेयर का मास्टर सिस्टम है। सच में। इस पूरी डिस्कशन के एंड में अगर नेचर के इस डिज़ाइन को देखें तो एक बहुत डीप थॉट सामने आता है। हम इंसान मेडिसिन को अलग अलग बॉक्सेस में देखते हैं कि ये स्टमक की दवा है और ये बोन की, पर नेचर ऐसे नहीं काम करती है ना। नेचर ने एक ही प्लांट की रूट के अंदर 2 बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स को हील करने की ताकत दी है। ड्युअलिटी ऑफ नेचर। एक केमिकल प्रॉपर्टी बॉडी के सबसे हार्ड कैल्शियम स्ट्रक्चर को वापस रिपेयर कर सकती है, और वही सेम प्रॉपर्टी सबसे नरम स्टमक लाइनिंग को भी हील करती है। एक ही छाबी से 2 बिल्कुल अलग ताले खुल रहे हैं, सख्ती को मजबूत करना और नरमी को उसकी नजाकत लौटाना। ये याद दिलाता है कि हीलिंग सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, इसमें एक डीप सेलुलर इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। अगली बार जब चोट का केस आए तो सिर्फ टूटी हुई हड्डी को मत देखिए, उस पूरे सेलुलर फ्रेमवर्क और शॉकवेव को समझना जरूरी है। वही बारीक बैलेंस जो इस नाइट बोन की जड़ में छुपा है। वाकई ये होम्योपैथी का एक बहुत ही पावरफुल लेसन है।